चलिए तो फर्स्ट प्रॉपर्टी हमने देख ली वाटर कंटेंट। सो सिमिलरली हम लोग सेकंड प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे वॉइड रेशियो के बारे में। सो द सेकंड प्रॉपर्टी इज वॉइड रेशियो, और ये सारी चीजें हम लोग डिस्कस कैसे कर रहे हैं, थ्री फेज रिलेशनशिप के बेसिस पे। हमने थ्री फेज रिलेशनशिप देखा और उसके टर्म जितने आए, वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स वहां पे हमने देखे थे, वेट देखा था, तो उन सब के बेसिस पे हम ये प्रॉपर्टीज को डिफाइन कर रहे हैं। सो वॉइड रेशियो की अगर मैं बात करूं, वॉइड रेशियो को हम लोग डिनोट कैसे कर रहे होते हैं, स्मॉल ई से। सो वॉइड रेशियो का डिनोशन जो है दैट इज फ्रॉम स्मॉल ई। चलिए इसको डिफाइन कैसे करेंगे, विल सी हियर हाउ वी आर गोइंग टू डिफाइन दिस वॉल्यूम ऑफ वॉइड रेशियो। सो वॉइड रेशियो को अगर मुझे डिफाइन करना हो, सो वॉइड रेशियो इज द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स टू वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। सो ये एक रेशियो है वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स एंड वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स का। तो पहले इसे हम लोग लिख लेते हैं, फिर इसको एक्सप्लेन करेंगे क्या ये इसका मतलब है। सो वॉइड रेशियो मैंने बोला, व्हाट वी कैन से इट इज रेशियो ऑफ, ये क्या है, रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स टू वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ voids to volume of solid, volume of voids to volume of solid। चलिए तो इसे मैं ऐसा लिख सकता हूं, E इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ voids डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स। चलिए तो हमने इसे ऐसा लिख लिया। सो फर्दर इसका रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स का V सबस्क्रिप्ट V, सो V डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स, सबस्क्रिप्ट S और D दोनों ही यूज करते हैं सॉलिड्स के लिए पूरे जियोटेक में, इसमें कंफ्यूजन की कोई बात नहीं है। चलिए तो VV बाई VS मैंने बोला, और ये मेरा फाइनल फॉर्मूला हुआ वॉइड रेशियो का। सो दिस इज वॉइड रेशियो। चलिए सेकंड पॉइंट जो हमें इसके बारे में देखनी है वॉइड रेशियो के बारे में, इसका रेंज क्या होगा, व्हाट विल बी इट्स लिमिट। तो जैसे हमने वाटर कंटेंट के लिए देखा था, W के लिए, W डैश के लिए, सिमिलरली हम लोग E को देखेंगे। और मैंने आपको पहले भी बता रखा है, इस बात को हमेशा ध्यान रखना, हमें ये याद नहीं करना है, क्योंकि अगर आपने याद करने की कोशिश की तो बहुत सारे टर्म से कंफ्यूजन होगी, कौन सा ग्रेटर देन जीरो होता है, कौन सा इक्वल टू जीरो होता है। सो बेसिक कॉन्सेप्ट है, हम न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को रिलेट करेंगे और देखेंगे, खुद से सोचेंगे क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है। अगर पॉसिबल है तो फिर वो लिमिट भी पॉसिबल है, नहीं पॉसिबल है दैट मीन्स वो लिमिट पॉसिबल नहीं है। तो देखते हैं फर्स्ट, यहाँ पे मैंने बोला है E की वैल्यू जीरो हो सकती है क्या। चलिए देखते हैं E की वैल्यू जीरो हो सकती है क्या। E का वैल्यू जीरो होने का मतलब वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स आपका जीरो होना, वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स जीरो होना। इज इट पॉसिबल, वॉल्यूम ऑफ वॉइड जीरो हो सकता है क्या। वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स कभी भी जीरो नहीं होगा। आपको जब मैंने टू फेज डायग्राम बनाए थे तब भी मैंने आपको बोला था या तो एयर या फिर वाटर, मतलब हवा या पानी में से कोई एक तो सॉलिड्स के साथ रहेंगे ही, और सॉलिड्स तो बाय डिफॉल्ट है, सॉलिड्स हमेशा प्रेजेंट रहेगा, सॉलिड्स कभी भी रिमूव नहीं हो सकता। मैंने आपको बोला भी था जब मैं W और W डैश को डिफ्रेंशिएट कर रहा था, मैंने आपको क्या बोला था, W और W डैश के बीच के डिफ्रेंशिएशन को मैंने आपको बोला था वहां पे स्टेबल पैरामीटर होता है सॉलिड्स, और इसकी वजह से W का सिग्निफिकेंस ज्यादा है W डैश के कंपैरिजन में, क्योंकि W को हमने बोला था वेट ऑफ वाटर बाय वेट ऑफ सॉलिड्स, और W डैश को हमने क्या बोला था, वेट ऑफ वाटर बाय टोटल वेट ऑफ सॉइल। तो सॉलिड्स हमेशा फिक्स पैरामीटर है, वो रहेगा ही आपका। तो टू फेज में भी एयर या वाटर तो कोई एक होगा ही। सो एयर या वाटर कोई भी है तो वॉल्यूम ऑफ वॉइड जीरो नहीं हो सकता, क्योंकि मुझे मालूम है वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ एयर प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर। सो वॉल्यूम ऑफ वॉइड जीरो नहीं पॉसिबल है, इसका मतलब ये होगा देन ये लिमिट आपका पॉसिबल नहीं है, E की वैल्यू जीरो नहीं हो सकती है। चलिए सेकंड हम लोग देखते हैं E की वैल्यू वन हो सकती है क्या। E की वैल्यू वन हो सकती है क्या, इसका मतलब क्या होगा देखते हैं। सो अगर मैंने लिखा E इज इक्वल टू वन, सो E इज इक्वल टू वन लिखने का मतलब क्या हुआ मेरा, E इज इक्वल टू वन लिखने का मतलब क्या हुआ मेरा, वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स और वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स दोनों सेम वैल्यू हो जाएंगी। सो वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स। क्या प्रैक्टिकली पॉसिबल है ये, बिल्कुल पॉसिबल है। सॉलिड्स की वॉल्यूम और वॉइड्स की वॉल्यूम इक्वल हो सकती है। मैंने आपको कभी भी नहीं बोला थ्री फेज डायग्राम में कि ये दोनों वैल्यू इक्वल नहीं हो सकते, इनके बीच का कोई ऐसा कंडीशन मैंने आपको डिफाइन नहीं किया, दैट मीन्स कि ये पॉसिबल है, सॉलिड्स की वॉल्यूम और वॉइड्स की वॉल्यूम इक्वल हो सकती है। फिर वो वॉइड्स में सिर्फ वाटर हो, सिर्फ एयर हो, या फिर दोनों हो, मैं वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स की बात कर रहा हूं। सो ये वैल्यूज जब दोनों हो सकते हैं दैट मीन्स E की वैल्यू भी वन हो सकती है।
टिक लगाया मैंने, दैट मीन्स कि ये पॉसिबिलिटी है। थर्ड हम लोग क्या चेक करते हैं, ई की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी क्या, ई की वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो सकती है क्या। चलिए देखते हैं, ई की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होने का मतलब क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स इज ग्रेटर देन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स। क्या ये पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल। अभी मैंने आपको बोला इनके बीच का कोई रिलेशन नहीं है कि इनके ऊपर कोई लिमिट है। सो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स के बराबर भी हो सकता है, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड से ग्रेटर भी हो सकता है। सो यहां पे कंडीशन है ग्रेटर का, इट इज पॉसिबल, ये हो सकता है प्रैक्टिकली। सो चलिए, दैट मीन्स हम ये कर सकते हैं, इन तीनों को जब आपने कंबाइन किया तो आप क्या फॉर्म कर सकते हैं, क्या बोल सकते हो, ई की वैल्यू 0 नहीं होगी, बट 0 से ग्रेटर जितनी भी वैल्यू है वो सारी वैल्यू ई की हो सकती है, वो सारी वैल्यू ई की हो सकती है। सो फाइनली हम लोग यहां से कंक्लूड करेंगे, ई इज ग्रेटर देन 0। मीन्स ग्रेटर देन 0 का मतलब 0 नहीं होगा, बट 0 से ग्रेटर कोई भी वैल्यू हो सकती है। वाटर कंटेंट याद करो, W में भी मैंने आपको बोला था 0 से ग्रेटर होगा, बट वहां मैंने इक्वल टू का भी साइन लगाया था, क्योंकि W की वैल्यू 0 हो सकती है, वेट ऑफ वाटर 0 हो सकता है। कब होगा, जब कंप्लीटली ड्राई स्टेट में है आपका सॉइल, वहां पे वाटर ही नहीं होगा, तो फिर उसकी वेट कहां से आ जाएगी। बट वॉइड रेशियो के केस में ये कंडीशन नहीं है, ये 0 नहीं हो सकता, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स कभी भी 0 नहीं होगा। सो ये आपका फाइनल लिमिट हो गया। ठीक है, इस तरीके से हमने देखा। अब वॉइड रेशियो के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, वो पॉइंट्स क्या है, जैसा कि मैंने आपको वाटर कंटेंट में बोला, वाइड रेशियो, वाटर कंटेंट की वैल्यू फाइन ग्रेन्स के लिए हमेशा ग्रेटर होती है एज कंपेयर टू कोर्स ग्रेन। सो वाइड रेशियो का भी यही सेम कंडीशन है फाइन ग्रेन्ड सॉइल्स के लिए। फाइन ग्रेन्ड का मतलब मैंने आपको बता रखा, जिसकी साइज काफी स्मॉल होगी। फर्दर इसके बारे में हम काफी डिटेल में देखने वाले हैं हमारे चैप्टर क्लासिफिकेशंस ऑफ सॉइल्स में। तो फाइन ग्रेन्ड के लिए वाइड रेशियो ग्रेटर होती है एज कंपेयर टू कोर्स ग्रेन्ड सॉइल। तो इसे नोट पॉइंट में हम लोग मेंशन करते हैं यहां पे। सो फर्स्ट नोट पॉइंट हमारा क्या है, फर्स्ट नोट पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा, वाइड रेशियो ऑफ फाइन ग्रेन्ड सॉइल, वाइड रेशियो ऑफ फाइन ग्रेन्ड सॉइल इज फाउंड टू बी ग्रेटर देन, सो वाइड रेशियो ऑफ फाइन ग्रेन्ड सॉइल इज फाउंड टू बी ग्रेटर देन, किससे ग्रेटर फाइंड होता है, कोर्स ग्रेन्ड सॉइल के कंपैरिजन में, इज फाउंड टू बी ग्रेटर देन कोर्स ग्रेन्ड सॉइल, इज फाउंड टू बी ग्रेटर देन कोर्स ग्रेन्ड सॉइल, कोर्स ग्रेन्ड सॉइल। ये फर्स्ट नोट पॉइंट है। सेकंड नोट पॉइंट क्या होगा, अभी मैं आपको बताता हूं एक्चुअल में ये वाइड रेशियो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। वाइड रेशियो रिप्रेजेंट क्या कर रहा है, आप बोलोगे सर वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। हाँ बिल्कुल, वो मुझे भी दिख रहा है कि वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, बट इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है। सो इसकी फिजिकल सिग्निफिकेंस की अगर आप बात करोगे, वाइड रेशियो आपके डिग्री ऑफ डेंसनेस को बताता है, वाइड रेशियो आपके डिग्री ऑफ डेंसनेस को बताता है। अब ये बात आई कि सर ये डिग्री ऑफ डेंसनेस क्या होता है, व्हाट डू वी मीन बाय डिग्री ऑफ डेंसनेस, क्या मतलब है इसका। चलिए इसका एग्जाम्पल मैं देता हूं। डेंसनेस का मतलब होता है, डेंसनेस डेंस वर्ड से बना है, और डेंस का मतलब होता है डेंसिटी से निकल के आया है। चलिए अभी डेंसिटी क्या होती है, पहले मैं आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूं। आप जिस भी शहर में रह रहे हो, जिस भी सिटी में रह रहे हो, आपने सुना होगा इस शहर की ये पॉपुलेशन है, यहाँ की ये जनसंख्या है। इस जनसंख्या के साथ आपने एक और टर्म सुन रखा होगा कि इस पूरे शहर की डेंसिटी जो है, इसकी पूरी घनत्व जो है प्रति वर्ग किलोमीटर, जिसे बोलते हो पर स्क्वायर किलोमीटर, ये 300 या 400 या 500 है। उसका मतलब क्या होता है, ये आपने सोचा कभी, उसका मतलब क्या होता है, उसका मतलब ये होता है कि 1 स्क्वायर किलोमीटर का आप एरिया ले लो, 1 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर का आप एरिया ले लो, और फिर इसमें कितने लोग रह रहे हैं। जरूरी नहीं कि हर एक वर्ग किलोमीटर स्क्वायर पे उतने ही लोग रहें, मतलब वो पूरे शहर के एरिया और पूरे शहर की जनसंख्या के हिसाब से ये चीज निकाला जाता है। तो आप बोल देते हो कि 1 किलोमीटर स्क्वायर में 300 लोग रह रहे हैं। चलिए एक दूसरा शहर है जहां पे बोला गया कि इसमें 1 किलोमीटर स्क्वायर में 500 लोग रह रहे हैं, तो आप बोलते हो कि जिसमें 500 लोग रह रहे हैं उसकी डेंसिटी हाई है, उसकी डेंसिटी हाई है। सो ये डेंसिटी हाई होने का मतलब क्या, डेंसनेस ज्यादा है उस एरिया का। डेंसनेस ज्यादा होने का मतलब क्या, एक जितने अवेलेबल एरिया है, एक गिवन एरिया में कितने ज्यादा लोग रह रहे हैं, कितने ज्यादा लोग रह रहे हैं। तो अब आप एक बात बताओ, एरिया कम है, लोग ज्यादा हैं, इनके बीच का गैपिंग कम होगा या ज्यादा होगा। ऑब्वियस सी बात है, इनके बीच की गैप कम होगी, इनके बीच का फिजिकल डिस्टेंस कम होगा। आप बोलते हो सिटी काफी कंजेस्टेड हो गई है, सिटी काफी कंजेस्टेड हो गया, शहर काफी कंजेस्टेड हो गया, लोग बहुत ज्यादा भर गए हैं। बहुत ज्यादा भर गए हैं का क्या मतलब होता है, बहुत ज्यादा भर गए हैं का मतलब होता है कि एरिया कम है
और लोग ज्यादा रह रहे हैं तो उनके बीच की दूरी भी कम रहेगी। आप बिल्डिंग्स देखोगे बड़े बड़े शहरों में, मेट्रो सिटीज में आप बिल्डिंग देखोगे, बिल्डिंग्स के बीच का गैप नहीं होता है, एक के ऊपर कई सारे स्टोरीज बने होते हैं। क्यों? ड्यू टू लेस अवेलेबिलिटी ऑफ एरिया। तो बस उसी कॉन्सेप्ट को हमें यहां पे भी यूज कर लेना है। चलिए मैंने एक डायग्राम में आपको बता रहा हूं, देख लो। फॉर एग्जाम्पल ये एक अवेलेबल एरिया है और ये अवेलेबल एरिया बी है, ये दोनों ऑलमोस्ट सेम है, ठीक है। जब भी हम कंपेयर करते हैं किसी चीज को, तो जिस पैरामीटर को कंपेयर कर रहे हो सिर्फ वो वेरिएबल होता है, रेस्ट सारे पैरामीटर कांस्टेंट होते हैं। तो हमने बोला ये दोनों ए और बी है और इन दोनों का एरिया सेम है, ठीक। अभी मैंने ए में बोला ये सारे डॉटेड जो हैं ये सारे सॉइल पार्टिकल्स हैं, ये जो डॉटेड हैं ये सारे सॉइल पार्टिकल्स हैं। चलिए ये ए में है, सिमिलरली मैं बी को ड्रॉ कर लूं। सो बी में आपके ये सॉइल पार्टिकल्स हैं। अब आप मुझे बताओ ए और बी में से डेंसनेस किसकी ज्यादा है, डेंसिटी किसकी ज्यादा है? हम लोग देख के बता सकते हैं ए की डेंसिटी ज्यादा है क्योंकि सेम एरिया में ज्यादा पार्टिकल्स आपको दिख रहे हैं, बी में सेम एरिया में कम पार्टिकल्स दिख रहे हैं। तो जिसमें ज्यादा पार्टिकल एक गिवन एरिया में है उसकी डेंसिटी ज्यादा है, उसकी डेंसनेस ज्यादा है। चलिए तो डेंसनेस ज्यादा होने का मतलब क्या हो गया? गैप कम है। और यही चीज आपने स्टेट्स ऑफ मैटर में भी पढ़ रखा होगा केमिस्ट्री में अपने स्कूल में, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। वहां पे आप क्या पढ़ते हो? सॉलिड्स में पार्टिकल के बीच की गैप बहुत कम होती है, तो सॉलिड डेंस होता है, क्लोजली पैक्ड होता है। लिक्विड में आप बोलते हो इनके बीच की गैप बढ़ी, इनके बीच की दूरी बढ़ गई, तो वो इतने डेंसली पैक्ड नहीं होते जितना कि सॉलिड होता है। और लास्ट गैसेस में आप क्या बोलते हो? इनके बीच का गैप बहुत ही ज्यादा है, एक दूसरे से काफी दूरी पे एक दूसरे से प्रेजेंट है, एक दूसरे के कोई भी फिजिकल कांटेक्ट में नहीं है, तो उसकी डेंसनेस आप सबसे कम बोलते हो। तो आप अगर कंपेयर करो तो आप क्या बोलते हो? सॉलिड से गैस की तरफ मूव करने में डेंसनेस कम हो रही है। तो डेंसनेस का अपोजिट वर्ड है लूजनेस, तो लूजनेस इंक्रीज कर रही है। सो डेंसनेस और लूजनेस एक दूसरे के अपोजिट वर्ड है। चलिए तो मैंने बोला वाइड रेशियो रिप्रेजेंट करता है डिग्री ऑफ डेंसनेस को। तो अब एक बात मुझे बता दो, वाइड रेशियो और डिग्री ऑफ डेंसनेस के बीच का रिलेशन कैसा होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इनवर्सली प्रोपोर्शनल? बहुत ही सिंपल है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा क्योंकि वाइड रेशियो ये बता रहा है कितना वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स प्रेजेंट है। सो वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स, वॉइड्स का मतलब मैंने आपको क्या बता रखा है? खाली जगह, एम्प्टी स्पेसेस। तो जितनी ज्यादा खाली जगह है उतने ही ज्यादा गैप हो जाएंगे पार्टिकल्स के बीच का, तो मतलब डेंसनेस डिक्रीज कर गया, डेंसनेस डिक्रीज कर गया। तो वॉल्यूम ऑफ वॉइड इंक्रीज किया, दैट मींस वॉइड रेशियो इंक्रीज की। तो वॉइड रेशियो के इंक्रीज करने से डिग्री ऑफ डेंसनेस डिक्रीज किया। सो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं कि वॉइड रेशियो और डिग्री ऑफ डेंसनेस जो होते हैं वो एक दूसरे से इनवर्सली प्रोपोर्शनल हैं, वो एक दूसरे से इनवर्सली रिलेटेड हैं। चलिए पॉइंट मेंशन कर रहा हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको रिलेट करके कई सारे क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। तो मैं यहां सेकंड नोट पॉइंट क्या लिखूंगा? वॉइड रेशियो एंड डिग्री ऑफ डेंसनेस, wide ratio and degree of denseness are inversely related to each other or are inversely proportional with each other, inversely proportional with each other। चलिए ये इनके बीच का रिलेशन है। सो वाइड रेशियो इंक्रीज कर रहा है, दैट मींस डिग्री ऑफ डेंसनेस इंक्रीज करेगी, या फिर आप इसको बोल सकते हो कि डिग्री ऑफ लूजनेस इंक्रीज करेगी। डिग्री ऑफ डेंसनेस डिक्रीज करेगी, डिग्री ऑफ लूजनेस इंक्रीज करेगी। सो ये वाइड रेशियो के बारे में यहां पे हमने बातें देखी। वाइड रेशियो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? वाइड रेशियो फाइन ग्रेन्ड के लिए ज्यादा होता है। वाइड रेशियो का डेफिनेशन क्या है, इसकी लिमिट क्या है? सो नाउ दैट वाज द सेकंड प्रॉपर्टी। थर्ड प्रॉपर्टी हम लोग देखेंगे, और थर्ड प्रॉपर्टी हमारे पास क्या है? थर्ड प्रॉपर्टी हमारे पास क्या है? थर्ड प्रॉपर्टी जो हम लोग देखने वाले हैं वो है पोरोसिटी। तो देखते हैं ये पोरोसिटी क्या है। चलिए तो मैं जितने भी आपको प्रॉपर्टीज बता रहा हूं ध्यान रखिएगा, इस प्रॉपर्टी में सवाल आपसे क्या क्या पूछे जा सकते हैं, उनके डेफिनेशन या फॉर्मूले से रिलेटेड, दूसरी उनकी लिमिट से रिलेटेड कि ग्रेटर देन 0 पॉसिबल है या ग्रेटर देन 1 है, लेस देन 1 है। तीसरी बात उनसे रिलेटेड कोई इंपॉर्टेंट नोट पॉइंट, कोई इंपॉर्टेंट नोट पॉइंट जहां से उनके पीछे क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं, जो कि मैंने आपको यहाँ वाइड रेशियो के बारे में जैसे बताई थी। तो ये सारे चीजों को हमें ध्यान में रखना है, क्वेश्चंस यहाँ से रेगुलरली पूछे जाते हैं। सो थर्ड पैरामीटर इज पोरोसिटी। तो देखते हैं क्या है थर्ड पैरामीटर्स या प्रॉपर्टीज।
दैट इज पोरोसिटी। पोरोसिटी को अगर रिप्रेजेंट करने की बात करो तो इसे रिप्रेजेंट करते हैं ईटा सिंबल से। ईटा सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं इसे। स्मॉल एन भी कई बार आपने कई बुक्स में देखे होंगे। सो ईटा या फिर स्मॉल एन, दोनों से आप रिप्रेजेंट करते हो पोरोसिटी को। चलिए डिफाइन कैसे करेंगे पोरोसिटी को। सो अगर पोरोसिटी को मुझे डिफाइन करनी हो सो हम ये बोल सकते हैं इट इज रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स टू टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल। ध्यान दीजिएगा डिफरेंस कहां पे आ रहा है, वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स टू टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल। तो वॉइड रेशियो में मैंने आपको बोला था वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स टू वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, यहां पे मैंने बोला वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स टू टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल। तो पहले डेफिनेशन लिख लेते हैं फिर इसे एक्सप्लेन करते हैं हम लोग। सो इसका डेफिनेशन क्या हो गया, इट इज रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स, इट इज रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स and volume of soil, and volume of soil। चलिए तो इसे क्या लिख सकता हूं, ईटा इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉइल, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉइल। तो फर्दर मैं इसे ऐसा लिख सकता हूं वी डिवाइडेड बाय वी आपका टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल रिप्रेजेंट कर रहा है। चलिए तो ये ईटा का मेरा फॉर्मूला हो गया, दैट इज पोरोसिटी। सो फर्दर कैपिटल V इक्वल टू क्या हो सकता है, कैपिटल V इक्वल टू क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ एयर प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स, या फिर आप इसे बोल सकते हो वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स। तो अब हम लोग पहले इसके रेंज की बात कर लेते हैं। चलिए देखते हैं इसका रेंज क्या क्या पॉसिबल है। ईटा की वैल्यू 0 हो सकती है क्या, बिल्कुल नहीं होगी। अभी हमने वॉइड रेशियो के केस में भी देखा, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ वॉइड 0 नहीं हो सकता आपका। सो ईटा की वैल्यू 0 पॉसिबल नहीं है। क्यों, क्योंकि 0 रिप्रेजेंट कर रहा है वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स इक्वल टू 0, और ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है आपका। सो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। चलिए सेकंड कंडीशन देखते हैं। सेकंड कंडीशन है ईटा की वैल्यू 1 हो सकती है क्या। सो 1 होने का मतलब वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉइल। इज इट पॉसिबल, इज इट पॉसिबल कि वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स और वॉल्यूम ऑफ सॉइल इक्वल हो जाए। आप बोलोगे सर वॉइड रेशियो में आपने बोला था कि ये इक्वल होता है, वॉइड रेशियो में वॉल्यूम ऑफ सॉइल नहीं था, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स था, उसके इक्वल होगा। बट ये पॉसिबल नहीं है कि वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स इक्वल टू हो जाए टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल। कैसे, आप देखो प्रैक्टिकली, वॉल्यूम ऑफ सॉइल में क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स। अब आप ऐसा कहना चाह रहे हो कि वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स इक्वल हो जाए वॉल्यूम ऑफ सॉइल के, तो ये तो तभी पॉसिबल है ना जब वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स की वैल्यू 0 हो, और वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स की वैल्यू 0 तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जब सॉलिड ही नहीं है तो फिर सॉइल किस बात का, जब सॉलिड ही नहीं है तो सॉइल किस बात का। सो VS 0 नहीं हो सकता, इसके लिए ये भी पॉसिबल नहीं है। तो जब 1 ही नहीं हो सकता, 1 से ग्रेटर तो बिल्कुल भी नहीं होगा। तो यहां पे इसका रेंज हम लोग क्या लिख सकते हैं, सो वी कैन राइट लाइक दिस, ग्रेटर देन 0 लेस देन 100, ग्रेटर देन 0 लेस देन 100। ठीक है, तो ना तो 0 के इक्वल होगा और ना ही 100 के इक्वल होगा, इन दोनों के बीच में इसकी वैल्यू लाई करेगी, एंड दैट इज पोरोसिटी, दैट इज पोरोसिटी। चलिए पोरोसिटी जो होती है इसके बारे में भी अगर मैं नोट पॉइंट की बात करूं, सो पोरोसिटी भी ऑब्वियस सी बात है, वाइड रेशियो अगर फाइन ग्रेन के लिए ग्रेटर है तो पोरोसिटी भी फाइन ग्रेन के लिए ग्रेटर होगी, सो लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दूसरा, डिग्री ऑफ डेंसनेस वाइड रेशियो भी बताता है, तो डिग्री ऑफ डेंसनेस पोरोसिटी भी बताएगी, क्योंकि पोरोसिटी भी वॉल्यूम ऑफ वाइड्स को ही बता रहा है। चेंज तो सिर्फ ये आया ना कि ये सॉइल के कंपैरिजन में बता रहा है और वाइड रेशियो आपके सॉलिड से कंपैरिजन में बता रहा है। तो एक बात मुझे बता दो, वाइड रेशियो ग्रेटर होगा या पोरोसिटी ग्रेटर होगी? ऑब्वियस सी बात है वॉइड रेशियो ग्रेटर होगा, क्योंकि वॉइड रेशियो का जो डिनोमिनेटर है इसके डिनोमिनेटर से लेस है, क्योंकि इसके डिनोमिनेटर में पूरे सॉइल की वॉल्यूम आ रही है, वॉइड रेशियो के डिनोमिनेटर में सिर्फ सॉलिड्स की वॉल्यूम आ रही थी। ठीक है, तो वॉइड रेशियो ग्रेटर भी होता है पोरोसिटी से हमेशा, और ये दोनों ही डिग्री ऑफ डेंसनेस को बता रहे होते हैं। तो अब मुझे एक बात बताओ, जब पोरोसिटी और वॉइड रेशियो दोनों ही डिग्री ऑफ डेंसनेस को बता रहे हैं, तो फिर इन दोनों में से बेटर पैरामीटर कौन सा है, फिजिकल सिग्निफिकेंस ज्यादा किसकी है? बिल्कुल वाइड रेशियो की ज्यादा होगी। क्यों? मैंने आपको वाटर कंटेंट के टाइम पे बताया था कि W और W डैश में W की फिजिकल सिग्निफिकेंस ज्यादा है, और ऐसा इसलिए क्योंकि सॉलिड्स जो होते हैं वो स्टेबल पैरामीटर होते हैं
और इसी तरीके से सॉलिड्स के कंपैरिजन में जो भी चीज आप फाइंड करोगे उसकी पैरामीटर स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, तो फिर उसे आप प्रेफर करोगे। तो यहां पे देख लो, पोरोसिटी में वॉल्यूम ऑफ सॉइल्स है, वॉइड रेशियो में वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स था। सो अगेन वॉइड रेशियो इज हैविंग मोर फिजिकल सिग्निफिकेंस एज कंपेयर टू पोरोसिटी। और ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि वॉइड रेशियो जो है वो सॉलिड्स के कंपैरिजन में बताता है और सॉलिड्स एक स्टेबल पैरामीटर है। तो इस पॉइंट को हम लोग यहां नोट डाउन कर लेंगे। सो नोट पॉइंट क्या हो गया हमारा यहां पे? So void ratio and porosity indicates degree of denseness। तो दोनों ही डिग्री ऑफ डेंसनेस को बता रहे हैं, लेकिन इंपॉर्टेंस ज्यादा void रेशियो का है, डिग्री ऑफ डेंसनेस, बट significance of void ratio is more, significance of void ratio is more as volume of solid is a stable parameter, as volume of solids is a stable parameter। तो हम प्रेफर करेंगे वॉइड रेशियो को, प्रेफर करेंगे वॉइड रेशियो को। चलिए क्या रिलेशन है इन दोनों के बीच का देख लेंगे, क्योंकि हमने W और W डैश के बीच का भी रिलेशन देखा था। सो सिमिलरली इनके बीच का भी कुछ रिलेशन होगा। सो ये रिलेशन आपका होता है ईटा, दैट इज पोरोसिटी इज इक्वल टू E बाई 1 प्लस ई, E बाई 1 प्लस ई। ये फॉर्मूला मिलता जुलता नहीं है क्या W और W डैश वाला? वहां पे हमने लिखा था W डैश इज इक्वल टू W बाई 1 प्लस W। तो यहां पे W के प्लेस पे E है सॉलिड से, और ये आपका W डैश के प्लेस पे ईटा है पोरोसिटी। सो पोरोसिटी इज इक्वल टू E बाई 1 प्लस ई। इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो, E इज इक्वल टू पोरोसिटी डिवाइडेड बाई 1 माइनस पोरोसिटी। और थर्ड एक और भी फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला होता है 1 प्लस ई इज इक्वल टू 1 बाई 1 माइनस ईटा। सो ये 3 फॉर्मूलेज हैं। इन 3 फॉर्मूले के बेसिस पे बहुत सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो तीनों फॉर्मूले को ध्यान में रखना है और इसके ऊपर कई सारे क्वेश्चंस हमें सॉल्व भी करने होते हैं। इसके ऊपर कई सारे क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व भी करेंगे। एक क्वेश्चन तो अभी सैंपल के तौर पर हम लोग यहाँ देखने वाले हैं, ठीक है। ये तीनों फॉर्मूले को आप याद रखोगे, ये वॉइड रेशियो और पोरोसिटी के बीच का रिलेशन है। ओके, चलिए तो पहले हम लोग ये क्वेश्चन देखते हैं और इसके बाद फर्दर हम लोग डिफरेंट प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे।